नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है अपकृत्य विधि। हम आज पढ़ेंगे कि अपकृत्य विधि के अनुसार संयुक्त अप्रत्ययकर्ता क्या होता है। आपको हिंदी नोट्स के माध्यम से हम वीडियो तथा पोस्ट दोनों ही देते हैं। तो अगर आपको किसी भी विषय से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हिंदी नोट्स के वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं या फिर हिंदी नोट्स वीडियो भी देख सकते हैं। हिंदी नोट्स के पहले के वीडियो देखने के लिए आप हिंदी नोट्स को प्ले स्टोर में डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं कि अपकृत्य विधि के अनुसार संयुक्त अप्रत्ययकर्ता क्या होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि अपकृत्य विधि जो है एक विकासशील विधि है, जो कि समय समय पर इस विधि का विकास होता रहता है। समाज के सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन होते रहने के कारण अपकृत्य विधि में भी नए नए सिद्धांत का प्रतिपादन होता रहता है और नया नया विकास होता रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा समाज लगातार बदलते रहते हैं, हमारे नियम उसी समाज के अनुसार बदलते रहते हैं तथा अगर नियम बदलेगा तो नए सिद्धांत का जन्म होगा और वही सिद्धांत समाज पर लागू होता है। तो इस अनुसार धीरे धीरे वही नियम एक विधि का रूप ले लेता है। तो ऐसे समय में अपकृत्य विधि जो है यह एक विकासशील विधि है, यानी कि हमेशा ये समय के अनुसार बदलती रहती है। हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जो है वह विधि का इतिहास है, उसमें अपकृत्य विधि का विकास वहां के न्यायिक कार्यवाहियों के विस्तार से हुआ है। पहले वहां कुछ निश्चित मामले में इसका प्रयोग हुआ, परंतु बाद में अब जो है धीरे धीरे सभी कार्यवाही क्षेत्र में इसका विस्तार होने लगा है और अपकृत्य के बाद उन मामलों के संबंध के भी दायरे बड़े होने लगे हैं जिसके संबंध में उसके पूर्व क्षतिपूर्ति धारक जो है मुकदमा दायर पहले नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार अपकृत्य विधि वहां की विधि के क्रमिक विकास का एक अभूतपूर्व अंग है और इसका विकास समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम देखते हैं कि संयुक्त अप्रत्ययकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसमें केवल एक ही वाद कारक होता है, यानी कि वाद का कारण केवल एक ही होगा लेकिन व्यक्ति जो है वो कई होंगे। संयुक्त अप्रत्ययकर्ताओं में से यदि केवल एक के ही विरुद्ध निर्णय प्राप्त किया जाता है और इससे वाद का हेतु समाप्त हो जाता है तथा वादी का दावा इस पर भी अगर संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वह शेष संयुक्त अप्रत्ययकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है। अब स्वतंत्र अपकृत्या के क्या होगा? तो स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता के स्थिति में यह माना जाएगा कि उतने वाद कारण हो सकते हैं। इसको अगर हम अच्छे से समझें तो इसका मतलब यह है कि जब एक ही वाद होगा और कई संयुक्तकर्ता हैं, उसको करने वाले कई व्यक्ति हैं और उसमें से किसी एक के प्रति दोष सिद्ध हो जाता है और उसको सजा मिल जाती है तो वहां पर वह वाद समाप्त हो जाता है। जबकि स्वतंत्र अपकृत्या में क्या होगा कि हर वाद के लिए पृथक पृथक व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति उसके अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार है। यह हो जाता है स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता के बीच। हम देखते हैं कि जितने ही स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता होते हैं वे ऐसे किसी एक अपकृत्यकर्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई बाकी अन्य के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाधा नहीं बन सकती है। मतलब कि जैसे
कई व्यक्ति हैं, परंतु अगर किसी एक के खिलाफ कार्यवाही हुई है और दूसरा व्यक्ति भी उस वाद में शामिल था, तो उसके खिलाफ वैसे ही कार्यवाही होगी जैसे कि उसने अलग से वह वाद किया हो, मैं अलग से उसके लिए जिम्मेदार हूं। ठीक है। अब कृत्यपूर्ण दायित्व समाज के सभी व्यक्तियों के प्रति होते हैं, ना कि किसी एक विशेष व्यक्ति के प्रति। अतः जो भी कार्य संबंधी अधिकारों के विपरीत होते हैं, उसके संबंध में अकृत्यपूर्ण दायित्व हो जाता है, चाहे वह अकेले किसी एक व्यक्ति के द्वारा हो या फिर संयुक्त रूप से अकृत्यकर्ता के द्वारा उत्पन्न हुआ हो। ठीक है। हम देखते हैं कि संयुक्त अकृत्यकर्ताओं में से किसी एक की मुक्ति अन्य समस्त की मुक्ति में प्रतिफलित होती है। यानी कि कई लोगों ने मिलकर कोई अपराध किया था, परंतु कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं, इस व्यक्ति के द्वारा यह अपराध नहीं किया गया है, यह अपराध हुआ ही नहीं है, तो उसमें सम्मिलित सभी व्यक्ति छूट जाएंगे। आगे देखते हैं कि जब तक कि ऐसी स्थिति ना आ जाए कि इसके विपरीत कोई अविसंविदा ना हो, यानी कि जब से दोबारा से कोई केस फाइल ना करे कि नहीं ये अपराध हुआ था और इसमें ये जानकारियां हमें मिली हुई हैं। स्वतंत्र अकृत्यकर्ताओं की स्थिति इससे भिन्न होती है। उनमें किसी एक स्वतंत्र अकृत्यकर्ता की मुक्ति अन्य अकृत्यकर्ताओं को मुक्ति नहीं देती है। संयुक्त अकृत्यकर्ताओं का दायित्व संयुक्त और पृथक दोनों प्रकार का हो सकता है। कभी वह संयुक्त रूप से उसका दायित्व हो सकता है और कभी वह पृथक रूप से हो सकता है। हम एक उदाहरण देते हैं कि जैसे दो जहाज हैं और दोनों जहाज समुद्र में जा रहा है। एक जहाज को दूसरा पायलट चला रहा है, दूसरे जहाज को दूसरा पायलट चला रहा है और एक दूसरे से दोनों टकरा जाते हैं, तो यह संयुक्त अकृत्य में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही जहाज स्वतंत्र थे। भाई दोनों अपने अपने तरीके से चला रहे थे, परंतु उसमें किसी की कमी नहीं थी। दोनों चाहते नहीं थे कि वो एक दूसरे से जाके भिड़ जाए, परंतु वो एक दूसरे से भिड़ गए, तो ये स्वतंत्र अकृत्यकर्ता के बीच में आ गया। ये संयुक्त नहीं माना जाएगा, संयुक्त अकृत्य नहीं माना जाएगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि एक बस में 6 लोग बदमाश सवार हो गए। बस चल रही थी और उसमें 6 बदमाश सवार हो गए, जिसमें से 3 के पास बंदूक थी, 3 बिना बंदूक के थे। जो बंदूक वाले थे उन्होंने बंदूक लगा के रखा था और जो बिना बंदूकधारी थे उन्होंने क्या किया, लोगों से पैसे वसूलना शुरू कर दिया, लोगों को बंधक बना लिया और पैसे वसूल लिए। तो ये संयुक्त अकृत्य माना जाएगा, भले ही उन तीनों के पास बंदूक नहीं थी, भले ही उन तीनों ने कुछ नहीं किया हो, स्केल पे ऐसे लिए हो या फिर केवल खड़े ही रहे हो, परंतु वे पूरे के 6 लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे लोग साथ में इस कार्य को करने के लिए गए हुए थे। अब हम देखते हैं कि संयुक्त अकृत्यकर्ता को 3 श्रेणी में बांटा गया है। वे 3 श्रेणी कौन कौन सी है? वे 3 श्रेणी है अभिकरण, प्रतिनिधिक दायित्व और संयुक्त कृत्य। अभिकरण क्या होता है? तो अभिकरण होता है यदि कोई अपना कार्य करने के लिए दूसरे की नियुक्ति करता है तो वह अभिकरण कहलाता है, जिसमें कि दोनों व्यक्ति आपराधिक प्रकृति के होंगे। इसका उदाहरण हम आपको देते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि जब कोई पुल बनता है, जब कोई सड़क बनती है या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, सरकारी आवास बनते हैं, तो क्या होता है कि ठेकेदार की नियुक्ति की जाती है। ठेकेदार की नियुक्ति कैसे की जाती है? उसके लिए कई ठेकेदार होते हैं, सरकार उसमें आवंटन करती है। जिस ठेकेदार का प्राइस सबसे कम होता है उसको वह कार्य आवंटित की जाती है। उसके बदले में ठेकेदार
सरकारी कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को घूस देता है। तो उस व्यक्ति के कार्य करने के बदले घूस लेने के लिए यदि किसी व्यक्ति का नियुक्त करता है तो वह व्यक्ति और ठेकेदार दोनों ही उसके लिए उत्तरदायी होंगे। जैसे कि जो व्यक्ति घूस ले रहा है और वह ठेकेदार जो घूस दे रहा है और कार्य को सही से नहीं कर रहा है, वे दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी होंगे। कल को वो बिल्डिंग गिर जाएगी, क्यों? क्योंकि वह माल का प्रयोग कम करेगा, वह घटिया माल का प्रयोग करेगा। तो इससे क्या होगा कि इसे वे अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए दोनों ही व्यक्ति जिम्मेदार होंगे। यह अभिकरण के अंतर्गत आता है। हम देख लेते हैं कि प्रातिनिधिक दायित्व क्या होता है। तो प्रातिनिधिक दायित्व में अपकृत्यकर्ता कार्य करने के लिए साथ देता है, जैसे कि मालिक और नौकर। तो मालिक क्या करता है? मालिक तो प्रतिनिधित्व करता है और नौकर क्या करता है? मालिक के अनुसार कार्य करता है। तो अगर नौकर कोई कार्य करता है तो उसके लिए मालिक उत्तरदायी होगा। क्यों? क्योंकि मालिक जो कहेगा नौकर वही करेगा। जब कोई भी समूह या गुट आवश्यक निर्णय लेने या बातचीत करने के लिए अपने बड़े आकार के कारण प्रत्येक अवसर पर अपने सभी सदस्यों को एकत्रित नहीं कर सकते हैं और उसके लिए वे कुछ प्रतिनिधि को सदस्यों के रूप में चुनाव कर लेते हैं, जो कि भविष्य में प्रत्येक निर्णय में भागीदार बनते हैं। तो अगर वह समूह और गुट कोई कार्य करता है तो वह सभी के द्वारा किए हुए कार्य को माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी के द्वारा उनको एक अधिकृत शक्ति प्राप्त है, जिसके कारण वह व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब प्रतिनिधित्व देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व होता है, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व होते हैं। हम देख लेते हैं कि संयुक्त कृत्य क्या होता है। तो संयुक्त कृत्य के अंतर्गत जब कई व्यक्ति जिसने अपराध किया हो उसे दोषी सिद्ध किया जाए और वह दंडित हो जाए, परंतु कुछ ऐसे अपराध हैं जहां व्यक्ति को कुछ कारणों से अन्य के साथ संयुक्त रूप से दोषी माना जाता है, तो इसे संयुक्त दायित्व का सिद्धांत कहा जाएगा। कैसे? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक उद्देश्य को पूरा करता है तो वह संयुक्त कृत्य के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।